हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी समाचार। आज हम 24 मई के द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक एडिटोरियल डिस्कशन को डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम मैप सेक्शन में अफ्रीका के फिजिकल डिवीजन्स जो हैं उनको देखेंगे। कल वाला जो हमारा न्यूज़ एनालिसिस था यूपीएससी समाचार वाला 23 मई वाला, वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो उसको हम कोशिश करेंगे जो कल आने वाला जो सेशन है उसके साथ ही उसको मर्ज करके हम अपलोड करें। तो आज वाला जो सेशन हमारा, इसमें हम जो न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अष्टमुडी झील के बारे में स्टडी करेंगे। अष्टमुडी झील में एक्चुअली अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के द्वारा ये पाया गया है कि वहाँ पे जो मछलियाँ हैं उनके अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स देखने को मिला है। तो माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है, इसके क्या नुकसान है, और जो अष्टमुडी झील है उसकी लोकेशन और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। साथ में पेज नंबर 9 पे जो आज न्यूज़ आई है वो इंडियन पॉलिटी से जुड़ी हुई है, और उसके अंदर ये बताया गया कि डॉक्टरों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए, या फिर उनको उस उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है उसके जो नियम और कानून के जो दायरा है उससे उनको बाहर रख देना चाहिए। उसके साथ साथ हम भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जो खास करके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ है उसको देखेंगे। इसमें घरेलू जो बचत होती है, जो हाउस होल्ड्स होते हैं उनकी जो सेविंग्स हैं वो लगातार कम होती जा रही है, उसके पीछे क्या कारण है, और जो घरेलू हाउस होल्ड्स का जो इन सेविंग्स हैं जो उसका जीडीपी के साथ जो रेशियो है उसके अंदर काफ़ी डिफरेंस आता जा रहा है। तो उसके डिफरेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बीएससी और आईएफएससी, इससे जुड़ी हुई एक न्यूज़ है। इन दोनों के एक्सचेंज का मर्जर होना था और इन्होंने फिर बाद में आखिरी पॉइंट पे उसको कॉल ऑफ किया है, उसके लिए मना किया है, तो उसको देखेंगे। उसके साथ इंटरनेशनल संस्थान के अंदर हम आज आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बारे में स्टडी करेंगे, और हमारे एडिटोरियल डिस्कशन के अंदर हम चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो अभी यूरोप में हाल ही में जो विजिट चल रही है उसके परिप्रेक्ष्य में हम भारतीय संबंधों को और चाइना और यूरोप के संबंधों को देखेंगे। मैप सेक्शन में हम अफ्रीका के भौतिक विभाजन को स्टडी करेंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में जो सबसे पहली न्यूज़ है हमारी वो है अष्टमुडी झील के बारे में। अभी अष्टमुडी झील के बारे में साइंटिस्टों ने एक फाइंडिंग्स की हैं जो केरला यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कुछ जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उन्होंने ये पाया कि वहाँ पे जो मछलियाँ हैं उनके अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स के अवशेष मिले हैं उनके गट के अंदर। तो माइक्रोप्लास्टिक क्या रहता है? माइक्रोप्लास्टिक छोटे आकार का प्लास्टिक रहता है जो कि 5 मिलीमीटर से भी कम साइज का रहता है, ये काफ़ी स्मॉल साइज रहता है। ये एक्चुअली जनरेट कैसा होता है अपने इन्वायरमेंट में, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को जब हम फेंक देते हैं या कूड़ा कचरे में अगर वो जाता है, जब वो बायोडिग्रेड होता है, धीरे धीरे डिग्रेडेशन होता है, तो जो बड़ा प्लास्टिक के जो टुकड़े रहते हैं वो छोटे प्लास्टिक के टुकड़ों में विभाजित होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे माइक्रो प्लास्टिक डेवलप होता है। उसके साथ साथ कई सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं, कई सारी एक्टिविटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं जिनके अंदर माइक्रोप्लास्टिक एज ए बाई प्रोडक्ट भी डेवलप होता है। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक रहता है। फूड चेन के अंदर ये शामिल हो जाता है तो उसके बाद हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट रहता है, तो उससे खास करके बच्चों के अंदर और बुजुर्गों के अंदर काफ़ी नुकसान रहता है। और माइक्रोप्लास्टिक से अपने कार्सिनोजेनिक के कार्सिनोजेनिक मटेरियल के तौर पे इसको देखा जाता है। इससे कैंसर और अन्य घातक बीमारियां होती हैं। अगर हम अष्टमुडी झील के बारे में देखें तो अष्टमुडी झील केरल के अंदर है, और इसको बैकवाटर्स भी बोला जाता है। बैकवाटर्स का मतलब केरल के अंदर उन क्षेत्रों को बोला जाता है जहाँ पे खारा और मीठा पानी आपस में आकर मिलता है। समुद्र का खारा पानी और जो नदी और जो झील रहती है उसका मीठा पानी आपस में मिलते हैं। तो जो अष्टमुडी झील है ये केरल के अंदर, साउथ के अंदर, इस वाले रीजन के अंदर है। ये मैप में आप देख सकते हैं। जो अष्टमुडी झील है, इसको अष्टमुडी, इसके नाम को अगर हम थोड़ा तोड़ के देखें तो अष्टमुडी का मतलब है 8 शंकु, क्योंकि इस झील के अंदर जो 8 डिफरेंट डिफरेंट भुजाएं देखने को मिलती हैं हमें, तो इसलिए इसको अष्टमुडी बोला जाता है। मलयालम के अंदर इसका अनुवाद करें तो इस झील को रामसर साइट या वेटलैंड के तौर पे भी शामिल किया हुआ है। तो आपको ये जानना है कि अष्टमुडी झील क्या है, बैक वाटर है, केरल के अंदर है ये, और इसको रामसर साइट के अंदर शामिल किया हुआ है। उसके साथ साथ जो अष्टमुडी झील है वो हमारा जो नेशनल, जो हमारे जो जलमार्ग हैं,
वाटरवेज हैं उसका एक पार्ट है। तो कोल्लम से कोटापुरम नाम का जो जलमार्ग हमारा, उसके अंदर अष्टमुडी झील शामिल होती है। तो ये जो हमारा जलमार्ग उसका भी एक पार्ट है। उसके साथ साथ दो द्वीप हैं, चावरा और मुनरो, वो भी अष्टमुडी झील के पास में ही है। तो अष्टमुडी झील के बारे में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। अष्टमुडी झील के अंदर अगर वेजिटेशन की बात करें तो वहां पे वन मैंग्रोव वन, नारियल के पेड़ और ताड़ के पेड़, ये सब वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम रामसर साइट की बात करें, आर्द्र भूमि की बात करें, तो रामसर साइट का जो कंसेप्ट था वो 1971 में ईरान के अंदर एक कन्वेंशन हुई थी। उस कन्वेंशन के अंदर ये कंसेप्ट आया था और उस कन्वेंशन के कारण ही 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये कन्वेंशन 1971 में 2 फरवरी को ही हुई थी और उस दिन लोगों, जो विभिन्न देश थे, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो हमने आर्द्र भूमि के बारे में पढ़ा। उसके साथ साथ भारत में जो रामसर स्थल हैं उनको चिन्हित करने के लिए जो कानून बनाया गया था वो 1 फरवरी 1982 को बनाया गया था। भारत में कानून उस दिन लागू हुआ था। उसके साथ ही आर्द्र भूमि के तहत कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, इसको हम परी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। जो ये क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के अलावा जो क्षेत्र बचेंगे उनको हम आर्द्र भूमि में शामिल करेंगे। तो ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनको शामिल नहीं किया जाता है? नदी के चैनल्स, ये आर्द्र भूमि में शामिल नहीं किए जाते हैं। धान के खेत, क्योंकि वहां पे भी पानी इकट्ठा किया जाता है, पानी वहां रहता है, तो लेकिन उनको एज ए वेटलैंड, आर्द्र भूमि के तौर पे रामसर स्थल के रूप में उनको घोषित नहीं किया जाता है। विशेष रूप से पीने के पानी के लिए जो तालाब वगैरह बनाए जाते हैं उनको भी शामिल नहीं किया जाता है। जलीय कृषि के लिए जो तालाब बनाए जाते हैं, नमक उत्पादन के लिए जो पानी इकट्ठा किया जाए जिस क्षेत्र के अंदर, मनोरंजन सिंचाई उद्देश्यों के लिए निर्मित मानव निर्मित जलाशय, और भारतीय वन अधिनियम के तहत जो क्षेत्र आता है वो वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और तटीय विनियम क्षेत्र अधिसूचना 2011 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के आर्द्र भूमि को छोड़कर उन क्षेत्रों के अंदर जो भूमियां आती हैं, आर्द्र भूमि वेटलैंड्स जो आती हैं अपनी, उनको छोड़कर जितनी भी आर्द्र भूमि हैं, चाहे उनको आकार कैसा भी हो, वो किसी भी स्थान पे हो, चाहे उनकी जो स्वामित्व है वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, इंडिविजुअल व्यक्ति के हाथ में हो, या फिर जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र के हिसाब से वो किसी भी प्रकार की हो, वो सब भूमियां, इन सब को छोड़ के बाकी की जो आर्द्र भूमियां बचती हैं उनको हम रामसर स्थल के रूप में चिन्हित करते हैं। भारत में 7 लाख से अधिक आर्द्र भूमि है। भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन इनमें से रामसर जो स्थल है वो केवल 80 ही हैं। भारत में केवल 80 रामसर स्थल हैं। तो रामसर स्थलों को जो भारत के अंदर जो रामसर स्थल हैं और जो वेटलैंड्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए पिछले साल भारत सरकार ने कुछ एक नई स्कीम लेके आई थी। उस नई स्कीम को हम अमृत धरोहर के नाम से जानते हैं। तो अमृत धरोहर स्कीम हमारी स्कीम आर्द्र भूमि की प्रोटेक्शन से जुड़ी हुई है। उसके साथ अमृत धरोहर स्कीम के साथ साथ भारत सरकार 2 और स्कीम लेके आई थी। एक मिष्टी स्कीम है, एक पीएम परिणाम है। जो मिष्टी स्कीम थी हमारी वो मैंग्रोव्स की प्रोटेक्शन के लिए लेके आए थे हम, और पीएम परिणाम जो स्कीम थी हमारी वो मदर अर्थ भूमि की प्रोटेक्शन के लिए, ताकि भूमि के अंदर जो पॉल्यूशन हो रहा है, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स और पेस्टिसाइड का प्रयोग हो रहा है, उसको कम किया जाए और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जाए। तो इन स्कीम्स का आपको नाम याद रखना है किस किस के लिए है, क्योंकि लेटेस्ट स्कीम है। और उसके साथ आपको ये याद रखना कि रामसर स्थल हमारे कौन से होते हैं, और उसके जो हमारे देश के अंदर जो रामसर स्थल है आज के समय में मार्च 2024 तक 80 रामसर स्थल हैं, लेकिन आर्द्र भूमियां क्या हैं? 7 लाख से अधिक आर्द्र भूमि है। और भारत में रामसर स्थल 1 फरवरी 1982 को भारत में ये लागू हुआ था, और 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस के रूप में। तो ये हमने अष्टमुडी झील के जानकारी के साथ और माइक्रोप्लास्टिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमने प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन इसमें देखी। उसके साथ अगर हम अगली न्यूज पे चलें तो अगली न्यूज हमारी शासन उससे जुड़ी हुई है। तो ये इंडियन पॉलिटी की न्यूज है। तो इंडियन पॉलिटी से जुड़ी हुई न्यूज जो पेपर 2 हमारा रहता है जीएस मेंस का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें बात जो की गई है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत क्या डॉक्टर्स को इस अधिनियम के तहत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे मुद्दा क्या है। मुद्दा सबसे पहले ये है, अभी हाल ही में पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि जो डॉक्टर्स हैं उनको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जैसे लॉयर्स हैं, वकील हैं, उनको इस अधिनियम के तहत शामिल नहीं किया जाता है। अगर कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी काम करने वाला या फिर कोई भी सेवा सर्विस देने वाला
व्यवसायी इस अधिनियम के तहत आता है तो कोई भी उपभोक्ता उसके खिलाफ अच्छी सेवाएं ना देने के लिए केस दायर कर सकता है और फिर उस व्यक्ति को कोर्ट के अंदर इस चीज का जवाब देना होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, उसने उसकी सेवाएं क्यों प्रोवाइड नहीं की हैं, और अगर उसके अंदर कुछ कमियां मिलती है या फिर वो अभियुक्त पाया जाता है तो फिर उसको उसकी सजा दी जाती है और उपभोक्ता को एक प्रोटेक्शन के तौर पे जो भी उसको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाती है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपनी सेवाएं तो देते हैं, लेकिन अगर उनको उपभोक्ता के इस कानून के तहत अगर हम रखेंगे तो उससे क्या रहेगा, डॉक्टर्स डिमोटिवेट रहेंगे सेवा देने में। और कई बार ऐसा रहता है कि जो उनके खिलाफ केसेस जो रहते हैं वो झूठे केस फाइल किए जाते हैं, तो उससे जो प्रोफेशन है इसके अंदर क्या जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी सेवाएं देने से कतराते हैं। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस मैटर को डिस्कस करने के लिए हमें लार्जर बेंच को ये मुद्दा सौंपना चाहिए, जहां पे 3 या उससे ज्यादा जो जज हैं वो इस मुद्दे को डिस्कस करके और इसको शामिल करें। अगर हम इस मुद्दे को देखते हुए अगर इसके समाधान की तरफ जाना चाहें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि ठीक है कि क्या ऐसे दूसरे ऐसे संस्थान या दूसरे ऐसी सेवाएं हैं जहां पे उनको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शामिल भी नहीं किया गया है, फिर भी वो अपने उपभोक्ता के प्रति जवाबदेही हैं। तो ऐसी सेवाएं या फिर ऐसे संस्थान हम बैंकिंग सेक्टर के बारे में एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है उसमें बैंकिंग सेक्टर को और उपभोक्ताओं के जो आपसी जो संबंध हैं उनके समाधान के लिए, उनके समस्याओं का समाधान के लिए ओम्बड्समैन का निर्माण किया गया है। ओम्बड्समैन में क्या रहता है, किसी भी उपभोक्ता को, किसी भी कस्टमर को अगर कोई समस्या रहती है वो पहले ओम्बड्समैन में शिकायत करता है। उस ओम्बड्समैन के अंदर इंडिपेंडेंट मेंबर रहते हैं जो कि उस बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए रहते हैं और सभी बैंकों से कोई ना कोई सदस्य उसमें से जुड़ा हुआ रहता है। वो फिर उस मुद्दे की जांच करते हैं और फिर जो कस्टमर का जो ग्रीवियंस है उसको रिड्रेस करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे सजेशन दिया गया है कि जो अपना ये सेवा जो सेक्टर है, सर्विस सेक्टर जो है डॉक्टर्स का, तो डॉक्टर्स को भी इस टाइप से एक सुविधा देनी चाहिए ताकि जो मेडिकल से जुड़े हुए जो मुद्दे रहे उसके अंदर कोई भी उपभोक्ता को, किसी भी मरीज को अगर कोई समस्या रहती हो पहले वो ओम्बड्समैन में जाए, ओम्बड्समैन के बाद फिर वो उस मुद्दे को लोकल लेवल पे या फिर उसी दो और फिर ओम्बड्समैन के थ्रू उस मुद्दे को सुलझाया जाए, इसके बजाय कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उस मुद्दे को कोर्ट में लिया जाए। इसके साथ साथ ये भी देखने को मिला है कि कई बार पेशेंट्स फेक केसेस भी करते हैं डॉक्टर्स के साथ ताकि उनको बिल्स के भुगतान ना करना पड़े। तो फिर इन सब मुद्दों को देखते हुए एक मध्यम रास्ते के तौर पे ओम्बड्समैन का निर्माण करना बैंक सर्विस सेक्टर के लिए, जो मेडिकल सेक्टर है, उसके साथ साथ एक सजेशन ये भी दिया गया कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत हमें एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है वो भी डेवलप करना चाहिए ताकि कोर्ट में जाने की बजाय बाहर भी उस मुद्दे को सुलझाया जा सके। तो इसमें डॉक्टर्स के हितों की और मेडिकल जो प्रोफेशन है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, इन सब दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सजेशन दिया गया है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शामिल ना किया जाए। लेकिन अभी प्रेजेंट में डॉक्टर्स को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शामिल किया गया है और कोई भी व्यक्ति अगर उसको कोई समस्या रहती है या उसके इलाज में कोई कमी त्रुटि मिलती है तो वो इस कानून के तहत मदद ले सकता है और कोर्ट के अंदर अपना केस फाइल कर सकता है। तो ये मुद्दा हमारा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि मेडिकल सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स अगर हमें सजेस्ट करने हो तो हम एक रिफॉर्म उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से जुड़ा हुआ मुद्दे को भी बारे में देख सकते हैं, या फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में हमें कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको ऐसे डील कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम अगली खबर भी इसके साथ साथ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक दो बातें और याद रखनी है कि जो उपभोक्ता रहता है, उपभोक्ताओं के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है कि वो जानकारी नहीं रहती है उनको, उनके अपने अधिकारों की जानकारी नहीं रहती है, उपभोक्ता शिक्षित नहीं है। हम टीवी पे भी कई बार न्यूज आती है, न्यूज नहीं जो एडवर्टाइजमेंट रहती है उसके अंदर ये दिखाया जाता है कि जागो ग्राहक जागो, मतलब उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए ताकि उसके अधिकारों का हनन ना रहे। उसके साथ साथ उसको निवारण मांगने का अधिकार इस कानून के तहत दिया गया है, चुनने का अधिकार भी इस कानून के तहत दिया गया है। एक उपभोक्ता के अधिकार है कि वो कहाँ से किस सर्विस प्रोवाइडर से अपनी सर्विस ले, वो उसकी पसंद पर निर्भर करता है। और सूचना का अधिकार उपभोक्ता को जो उत्पाद वो खरीद रहा है उस उत्पाद का निर्माण कैसे हुआ, उसके अंदर क्या क्या पदार्थों का शामिल किया गया है, जैसे आप कोई खाने की कोई वस्तु खरीदते हैं तो उपभोक्ता का यह अधिकार है
उसको ये पता रहे, पैकेट पे ये लिखा रहे कि इसके अंदर कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग किया गया है इसको बनाने में। उसके साथ साथ जो सुरक्षा का अधिकार है वो इसमें शामिल है ही। तो हमने देखा कि जो उपभोक्ता का जो अधिकार है उसके अंदर इतने सारे अधिकारों को शामिल किया गया है। तो ये हमने उपभोक्ता अधिकार अधिनियम के बारे में देखा। उसके बाद अगर हम अगली खबर के बारे में देखें तो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, बीएससी कॉल्स ऑफ मर्जर विद एनएससी आर्म्स ऑफ एट आईएफएससी। तो जो बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, उसकी एक सब्सिडरी जो कंपनी है उसका मर्जर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो उसकी सब्सिडरी जो ब्रांच थी, दोनों की जो सब्सिडरी ब्रांच थी उन दोनों का मर्जर होना था, लेकिन फाइनल लास्ट मोमेंट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इस डील को मना कर दिया। तो हम पढ़ लेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। ये आज़ादी से पहले का है और 1986 के अंदर इसने सेंसेक्स नाम से एक इंडेक्स जारी किया था। तो जब भी आप न्यूज में सुनते हैं तो सेंसेक्स को कौन जारी करता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसमें 30 ट्रेडिंग कंपनियों के पहचान कर, जो सबसे बड़ी कंपनियां और अच्छी कंपनियों की पहचान कर उनके शेयर्स में कहाँ पे उछाल गिरावट और उछाल आता है उसके बारे में जानकारी देता है। उसके साथ ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काफी पुराना भी है और उसके साथ साथ ये दुनिया के 10 सबसे जो शीर्ष एक्सचेंजेस हैं उनके अंदर शुमार हैं। उसके साथ साथ ये इक्विटी, डेरिवेटिव और कमोडिटी ट्रेडिंग भी प्रदान करता है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग आपको पता है कि पहले एक गुड्स को ट्रेड किया जाता है, या उसके बाद फिर उसको सेकेंडरी मार्केट में जब ट्रेड किया जाता है फिर उससे कोई वैल्यू ड्राइव करके उसको ट्रेड किया जाता है, वो डेरिवेटिव रहता है। कमोडिटी में फिजिकल वस्तु का ट्रेड होना। इक्विटी के अंदर क्या रहता है कि आपकी जो पैसा है उसका इक्विटी के तौर पे ट्रेड होना। उसके साथ साथ नेशनल जो स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी 1992 में स्थापित हुआ था। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, निफ्टी 50, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है, ऐसे निफ्टी 50 किसका है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है। इसके अंदर इसके साथ साथ एनएससी ने कुछ 2-3 चीजें अपने आप में यूनिक की थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को स्टार्ट किया था एनएससी ने, और उसके साथ ही इन्होंने डीमेटरलाइज सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज रहती थी वो फिजिकल फॉर्मेट में ना रह के, जैसे कि आपको कोई फाइल है बैंक में हम जाते हैं तो हम फिजिकल डॉक्यूमेंट वहां जमा करते हैं, उसके बजाय डिजिटल फॉर्मेट के अंदर जो सिक्योरिटीज जमा की जाती है उसको डीमेटरलाइज सिक्योरिटी बोलते हैं। जो आपने कोई शेयर होल्डिंग के कोई शेयर्स वगैरह खरीदे हैं तो पहले शेयर क्या रहते, फिजिकल फॉर्मेट में रहते थे, पेपर आपके पास घर पे आता था। अब उसकी बजाय डिजिटल फॉर्मेट के अंदर जो सिक्योरिटीज रहती है उसको डीमेटरलाइज सिक्योरिटीज कहते हैं। तो इसकी शुरुआत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने की थी। उसके बाद इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, ये 2017 में खोला गया था और ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो ट्रेडिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए आईएनएक्स नाम से इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज की स्थापना की थी, और ये बीएससी की सहायक कंपनी है। और बीएससी की ये सहायक कंपनी कहाँ पे स्थित है, ये अपने गुजरात के अंदर जो गिफ्ट सिटी है वहां पे इसको स्थापित किया गया था। इसी आईएनएक्स का मर्जर होना था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आईएफएससी से। बाद में फाइनली इन दोनों के मर्जर को मना कर दिया गया। इस न्यूज के अंदर इसी चीज को बताया गया है। तो एनएससी आईएफएससी क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी है, और ये भी गुजरात के गिफ्ट सिटी के अंदर स्थित है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग से जुड़ी हुई। उसके बाद हम अगली खबर पे आते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी बैंकिंग क्षेत्र और एनबीएफसी की वर्दी से जुड़ी हुई है। राइजिंग डेप्ट स्ट्रेंथ हाउस होल्ड सेविंग्स। इस खबर में ये बताया गया है कि जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी जो सेविंग्स हैं वो लगातार गिरती जा रही हैं, और उससे क्या आ रहा है कि जो हाउस होल्ड सेविंग्स और जीडीपी, इंडिया की जो जीडीपी का जो रेशियो है वो डाइवर्जेंट होता जा रहा है, उसके अंदर दूरी आती जा रही है, उसमें कमी आती जा रही है। जो पहले जो रेशियो रहता था और जो अब जो रेशियो है उसके अंदर क्या हो रहा है, काफी गिरावट देखने को मिली उस रेशियो के अंदर। उस गिरावट का कारण क्या है, उस गिरावट के लिए इन्होंने 2 कारण मुख्यतः बताए हैं। इन्होंने बताया कि कोविड-19 पैंडेमिक के समय क्या हुआ कि हाउस होल्ड की जो सेविंग थी, ओवरऑल सेविंग्स हैं, वो कम होनी स्टार्ट हो गई थी। जब सेविंग्स कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी तो उस वजह से क्या रहेगा, जो रेशियो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सेविंग्स कम हो जाएंगे, सेविंग अपॉन में जीडीपी का जो रेशियो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसमें क्या हुआ, सेविंग्स कम कैसे हुई उनकी, क्योंकि उन्होंने क्या की, बोरोविंग्स जो थी अपनी, जो उधार थे, जो कर्जे थे, वो हाउस होल्ड के बढ़ गए।
जब हाउस होल्ड ने अगर कर्जा ज्यादा दे, जब ज्यादा कर्जा लेगा तो उससे क्या रहेगा, हाउस होल्ड को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और उसकी जो सेविंग्स रहेंगे, जैसे कि एक हाउस होल्ड 100 रुपए कमाता है, अब पहले उसके पास 10 रुपए का कर्जा था, अब उसने कर्जा बढ़ा के 20 रुपए कर दिया, तो उसकी जो नेट सेविंग है वो कम हो जाएंगी। तो फर्स्ट रीजन इन्होंने ये बताया है। लेकिन उन्होंने बोला कि इसके साथ साथ एक रीजन और भी है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड में देखने को मिला है, कि जो हाउस होल्ड की जो सेविंग है उसके अंदर जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो उसकी इनकम है, जिस हिसाब से उसने कर्जा तो लिया है उससे उसकी सेविंग तो कम हुई है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये चीज देखने को और मिली है कि जो इनकम होती थी हाउस होल्ड की उसके अंदर भी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इनकम के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, अगर कोई व्यक्ति है, कोई हाउस होल्ड है, उसका कर्जा अगर बढ़ा है, अगर उसी के अनुपात में अगर उसकी इनकम बढ़ जाए तो वो सेविंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फाइनल सेविंग उतनी ही आएगी। लेकिन पहली स्थिति में क्या हुआ, हाउस होल्ड का कर्जा बढ़ा कोविड पेंडेमिक के टाइम पे, तो उसकी सेविंग घटी, और उसके साथ साथ अब आज के समय में ये देखने को मिला है कि उसकी जो सेव इनकम जो हाउस होल्ड की वो भी नहीं बढ़ रही है। तो उसको इनकम के ना बढ़ने की वजह से जो एक गैप है वो बढ़ता जा रहा है। तो उसके साथ फिर एक इकोनॉमिस्ट हैं फिशर, उन्होंने जो फिशर नाम के इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया है और उन्होंने इसका नाम दिया है फिशर डायनेमिक्स। फिशर डायनेमिक्स में ये बोला गया है, फिशर डायनेमिक्स एक टेक्निकल टर्म, आप इसको याद रख सकते हैं, प्रीलिम्स में कई बार ऐसे इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई खबरों को पूछा जाता है, 2022 और 23 के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फिशर डायनेमिक्स क्या रहता है कि राइजिंग डेप्ट इनकम रेशियो इन टर्म्स ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट एंड नॉमिनल। तो जो डेप्ट इनकम और जो कर्ज, इनकम और जो कर्जा है उसके बीच के अंदर जो बढ़ता हुआ जो रेशियो है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फिशर डायनेमिक्स बोलेंगे। तो इस चीज के समाधान के लिए क्या सुझाव दिया गया है, इस चीज के समाधान के लिए इन्होंने बोला कि आप मैक्रो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं, जो बड़े लेवल पे जो आपको ओवरऑल इकोनॉमी को ध्यान में रखते जो पॉलिसी बनाई जाती हैं, तो उनके अंदर आपको क्या देखना है, इन्फ्लेशन को टारगेट करना है ताकि महंगाई कम बढ़े, उसके साथ मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है उसको अपने जो डेप्ट स्पेंडिंग्स हैं उनको भी जो टारगेट्स हैं, लिमिटेड टारगेट हैं, उसके अंदर ही रखना चाहिए, और हाउस होल्ड की इनकम को बढ़ाने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। तो हाउस होल्ड की इनकम बढ़ानी है हमें, डेप्ट को कम करना है, इंटरेस्ट रेट को स्लो करना है, और साथ में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है ताकि हाउस होल्ड की नेट सेविंग बढ़े। अब हम हाउस होल्ड की सेविंग बढ़ाने के लिए इच्छुक क्यों हैं, क्योंकि हमने एक दो दिन पहले ही न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल डिस्कशन में देखा था कि जो हाउस होल्ड की जो सेविंग रहती है, हाउस होल्ड की सेविंग जैसे बढ़ती है तो उससे ओवरऑल इकोनॉमी में एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। जब कोई हाउस होल्ड उस सेविंग को बैंक में जमा कराता है तो सरकार क्या करती है, उस पैसे को वहां से लेकर और इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करती है, उससे ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर रोजगारों का सृजन रहता है, उसके साथ साथ इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो डेवलप होता है। तो इसलिए हाउस होल्ड की सेविंग होना काफी जरूरी है। और इंडिया इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोविड 19 पेंडेमिक के दौरान इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर इतना ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ा जो बाकी देशों की इकोनॉमीज पे पड़ा। उसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर, वन ऑफ द लार्जेस्ट फैक्टर इस चीज को भी माना गया था कि इंडिया के अंदर जो हाउस होल्ड हैं उनका जो नेचर है वो अपने आप में सेविंग करने का नेचर है, और उस सेविंग से उन्होंने वो अपनी उस टाइम की जो बढ़ती हुई महंगाई और जो समस्याएं थी, वो जो बेरोजगारी थी, उससे वो निपट पाए, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी बढ़ा था उससे वो निपट पाए। तो इसको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, इन पॉइंटों को जो मैंने आपको बताया है वो सारे पॉइंट समराइज करके यहाँ दिए हुए हैं। जो संरचनात्मक दुआल के अंदर ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई वो यहीं पे लिखी है, और ये फिशर डायनेमिक्स के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप फिशर डायनेमिक्स को एक बार यहाँ से पढ़ लेना। और ये मैंने बताया आपको भाई, ये जिन्होंने ब्याज और नाममात्र आय वृद्धि बदलाव के संदर्भ में बढ़ते ऋण और आय अनुपात की घटना को समझाना। उसके साथ साथ इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमने 3 समाधान बताए, और निष्कर्ष में यही हो जाएगा कि घरेलू आय वृद्धि को प्रोत्साहित करना और उसको समर्थन के लिए एक अतिरिक्त समष्टि आर्थिक नीति, मैक्रो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हैं उनको करना। उसके साथ हम महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के तौर पर 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हमारे IMF और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो इन दोनों के बारे में हमने इन दोनों को इकट्ठा इसलिए उठाया क्योंकि दोनों का जो सृजन हुआ था, जो दोनों का जो गठन हुआ था, वो एक ही समय में एक ही संस्थान के दौरान हुआ था। तो 1944 के अंदर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। तो जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में, उसके अंदर दोनों संस्थानों का जन्म हुआ था। तो IMF की स्थापना 1945 के अंदर हुई थी, और
इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर है। आईएमएफ का उद्देश्य क्या है, इसको हमें ध्यान रखना है। आईएमएफ वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और रोजगार और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने, इन चीजों पर ध्यान देता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेसिकली क्या करता है, जो विभिन्न देश हैं उनकी जो बैलेंस शीट है और उनके ऊपर उनकी बैलेंस शीट को मैनेज करना, अगर उनके अंदर कोई क्राइसिस है, इकोनॉमी के अंदर कोई क्राइसिस आता है तो उनको लोन देना, ताकि वो अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस है उसको डील कर पाए। जैसे हाल ही में श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, तो उसकी वजह से आईएमएफ ऐसी स्थिति में उनको बेल आउट पैकेज देता है। इंडिया के अंदर भी 1990 के अंदर जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, तो उस वक्त भी आईएमएफ ने हमें लोन दिया था। तो आईएमएफ एक्चुअली क्या करता है, मौद्रिक सहयोग करता है और वित्तीय स्थिरता को निश्चित करता है। आईएमएफ द्वारा जारी रिपोर्ट सूचकांक दो हैं, विश्व आर्थिक परिपक्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और विश्व वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। तो विश्व वित्तीय स्थिरता इसका मेन कार्य भी है। तो आईएमएफ के बारे में हमें ये देखा, और 2022 के अंदर प्री के अंदर ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। उसके साथ विश्व बैंक जो समूह है, विश्व बैंक समूह के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका गठन भी 1944 में ब्रिटन वुड्स जो नाम से जो सम्मेलन हुआ था उसी के दौरान हुआ था। और जो वर्ल्ड बैंक समूह है, वर्ल्ड बैंक समूह के अंदर क्या रहता है कि 5 अलग अलग संगठन आते हैं। उसके अंदर एक आईबीआरडी है, या ऋण क्रेडिट और अनुदान प्रदान करता है। दूसरा आईडीए है, या कम आय वाले देशों को बिना ब्याज पे या कम ब्याज पे ऋण प्रदान करता है। जैसे अफ्रीका के अंदर कुछ देश हैं, एशिया के अंदर भी कुछ ऐसे देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी, या निजी कंपनी और सरकारों के निवेश सलाह और परिसंपत्तियों प्रबंध का प्रदान करता है। तो ये क्या करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए निजी कंपनी और सरकारियों को निवेश की और उसकी जुड़ी हुई सुविधाएं प्रोवाइड करता है। उसके बाद बहुपक्षीय गारंटी योजना MIGA, या युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिम के खिलाफ उधारदाताओं और निवेशकों को बीमा करता है। ये एक्चुअली बीमा करने का काम करता है कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई, जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन वार हुआ, रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान काफी सारी कंपनीज, काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उन देशों में इन्वेस्ट किया था, या फिर वहां की कंपनियों ने किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट किया था। तो उनके जो ऐसे स्थिति में, युद्ध के ऐसी स्थिति के अंदर, या फिर कोई ऐसी आपदा हो जाए, उस स्थिति में उनकी पूंजी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ निवेश विवादों को, जो विवाद होते हैं हमारे, उनके निपटान के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय के अंदर ICSID का, इसी का ही, वर्ल्ड बैंक समूह का ही एक पार्ट है। तो ये 5 संस्थान इसके संगठन के तहत आते हैं, वर्ल्ड बैंक संगठन के तहत। तो आपको ये याद रखना है। उसके साथ वर्ल्ड बैंक समूह दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। इसके उद्देश्यों के अंदर शामिल करें तो हम, जो 2030 तक अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना, तो वर्ल्ड बैंक समूह के जो उद्देश्य है उसके अंदर सबसे पहला उद्देश्य है 2030 तक जो अत्यधिक गरीबी है उसको समाप्त करना है, और दुनिया भर से आबादी के लिए निचले 40% के लिए साझा समृद्धि को बढ़ावा देना है। तो दुनिया की आबादी को, जो लोअर जो 40% पॉपुलेशन है, उसके लिए उसकी समृद्धि को सुनिश्चित करना है। वर्ल्ड बैंक काफी सारी रिपोर्टें प्रदर्शित करता है, इसमें से आप एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये याद रख सकते हैं, और मानव पूंजी सूचकांक, मेनली ये 2 इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जो याद रख पाए उतना आप याद रख सकते हैं। उसके साथ हम अगली खबर पे पढ़ते हैं, जो कि हमारा संपादकीय विश्लेषण है। इसके अंदर अभी हाल ही में चाइना के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, उन्होंने यूरोप के अंदर विजिट किया है, और यूरोप के अंदर मेनली उन्होंने फ्रांस, हंगरी और एक देश और है अपना सर्बिया, फ्रांस, सर्बिया और हंगरी, 3 देशों की विजिट पे हैं। तो हमें समझना कि आखिर शी जिनपिंग ने पिछले 5 सालों के बाद ही यूरोप के अंदर ऐसी विजिट की है, आखिर इस विजिट का क्या मायने हैं। तो इस विजिट को हम कुछ मेन बिंदुओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। सबसे पहला, जो चाइना है, चाइना यूरोप के साथ जो अपने संबंध हैं उनको और पर गार्ड करना चाह रहा है। उन संबंधों के अंदर विशेष रूप से चाइना इस चीज पे ध्यान दे रहा है कि जो यूरोप है, यूरोप का जो इंक्लिनेशन है अमेरिका की तरफ, या फिर अमेरिका का जो प्रभाव है यूरोपियन देशों के ऊपर, उस प्रभाव को कम किया जाए। उसके साथ साथ चाइना के अंदर जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज या प्रोडक्ट्स, गुड्स डेवलप हो रहे हैं, हाई क्वालिटी के जो गुड्स डेवलप हो रहे हैं चाइना के अंदर, उन गुड्स के लिए यूरोप के अमीर जो देशों की जो मार्केट है उसके अंदर उसको एक्सेस मिले। क्योंकि पहले चाइना के जो गुड्स होते थे वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं रहते थे, तो यूरोपियन कंट्रीज क्या रहते हैं, हाई एंड गुड्स परचेज करते हैं, उनकी परचेजिंग पावर भी अच्छी है और उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड भी काफी हाई रहते हैं। तो इस वजह से चाइनीज गुड वहां पे एंटर नहीं कर पाते थे। अब धीरे धीरे चाइना ने क्या किया, अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया है, और उनके जो गुड्स की क्वालिटी है, जो उत्पाद वो पैदा करते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी की हो गई है। तो वो चाहते हैं कि
यूरोपियन देशों की जो मार्केट है उसके अंदर उनको एक्सेस मिले। और इसी एक्सेस को मद्देनजर रखते हुए चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, ताकि सेंट्रल एशिया से होते हुए चाइना यूरोप के देशों को अपने माल की सप्लाई कर पाए। तो हमने देखा कि सबसे पहले तो वो शी जिनपिंग की विजिट का पहला उद्देश्य क्या है कि जो अमेरिका का जो प्रभाव है उस प्रभाव को कम करना यूरोपियन देशों पर। दूसरा, जो अमेरिका जो चाइना के जो अच्छी क्वालिटी के जो उत्पाद हैं उसके लिए एक मार्केट का सृजन करना। तीसरा, जो अभी रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है उसके अंदर जो चाइना के और रूस को लेकर जो एक धारणा बनी हुई यूरोप के अंदर, उस धारणा को तोड़ते हुए एक अपने आप को एक निष्पक्ष नेता के रूप में, निष्पक्ष देश के रूप में स्थापित करना। उसके साथ साथ रसिया के जो कंसर्न्स हैं, जो उसकी चिंता के विषय हैं, उनको भी यूरोपियन देशों के अंदर खास करके फ्रांस के राष्ट्रपति को उन समस्याओं को डिस्कस करना। तो ये मेन 3 पॉइंट हैं इनके जो विजिट के। उसके साथ साथ अगर हम इंडिया पर इसका प्रभाव की बात करें तो इससे क्या रहेगा, जो इंडिया के जो यूरोपियन देशों के साथ जो संबंध है वो काफी जटिल होंगे, क्योंकि चाइना का प्रभाव वहां पे बढ़ेगा, तो इंडिया को काफी चैलेंज वहां पे देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ व्यापार और सुरक्षा पर प्रभाव, रूस और चीन का यूरोपीय से सीधा जुड़ाव भारत के हितों को प्रभावित कर सकता है। इसमें कैसे रहता है कि जो अगर रूस और चीन का यूरोपियन देशों के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बढ़ता है या फिर उनके संबंधों के अंदर प्रगाढ़ता आती है, तो इंडिया जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट करता है यूरोपियन देशों से वो काफ़ी महंगी होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके साथ साथ चाइना का जो आर्थिक प्रभाव है उसको हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलेगा। जो अमेरिकी प्रभाव है, तो जो अमेरिका का जो इम्पैक्ट रहता है उसका हम प्रयोग करते हैं कई बार रिलेशनशिप्स को बैलेंस आउट करने के लिए, लेकिन अगर चाइना का प्रभाव यूरोप पे पड़ेगा तो फिर जो अमेरिकन जो प्रभाव रहता है यूरोपियन देशों पर और फिर इंडिया का जो पॉइंट रहता है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर वीक दिखता, हमें कमजोर दिखाई देगा। तो क्षेत्रीय सुरक्षाएं और चिंताएं प्रभावित रहेंगी। उसके बाद चाइना का अगर प्रभाव बढ़ता है तो एशिया के अंदर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर चीन का जो नजर रुख है वो और भी आक्रामक रहेगा। तो इससे एशिया के अंदर भी जो हमारे जो क्षेत्रीय सुरक्षा है उस पर भी उसको भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद रणनीतिक अवसर, भारत फ्रांस के रिश्ते मजबूत होते दिख रहे हैं, लेकिन अगर चाइना के रिश्ते फ्रांस के साथ मजबूत रहते हैं तो ये काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन डेवलप रहेगी। तो फ्रांस के लिए भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया का खुलकर समर्थन करना अपने आप में एक समस्या बनेगा। तो ये हमने मोटा मोटा देखा कि चाइना और शी जिनपिंग की जो विजिट है यूरोपियन देशों के अंदर, उसको कैसे उन दोनों के संबंधों को प्रभावित करेंगे, उसके उद्देश्य क्या है और इंडिया का उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मानचित्र क्या, आज हम भौतिक विभाजन देखेंगे अफ्रीका के अंदर। तो अफ्रीका के जो भौतिक विभाजन है उसके अंदर हम एक बार मैप में देख लेते हैं। तो सबसे नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। सबसे नॉर्थ में एटलस माउंटेन है। यहाँ पे एटलस माउंटेन के बाद फिर अगर हम बात करें माउंटेन्स की तो इस तरफ जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वहाँ पे इथोपियन आइलैंड है। इथोपियन आइलैंड के नीचे फिर अपना माउंट केनिया है, केनिया वाले रीजन के अंदर। उसके बाद माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो के बारे में आपको एक बात याद रखनी, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद मुचिंगा माउंटेन्स माउंट किलिमंजारो के नीचे, और माउंट किलिमंजारो के पास रिफ्ट वैली के पास है मिटुम्बा माउंटेन्स। आप इन दोनों में से जो याद रख पाए उतना याद रख, लेकिन माउंट किलिमंजारो आपको याद रखना है। माउंट केनिया आप समझ जाएंगे, केनिया है तो अफ्रीका के अंदर ही है, तो आप याद रख लेंगे अगर परी के अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है। इथोपियन आइलैंड आपको याद रखना चाहिए, इथोपिया रीजन के अंदर। उसके साथ मेटापो हिल्स हैं साउथ के अंदर, और ड्रेकनबर्ग आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ड्रेकनसबर्ग साउथ के अंदर, साउथ अफ्रीका वाले रीजन के अंदर। उसके बाद अगर हम डेजर्ट्स की बात करें, मरुस्थलों की बात करें, तो सबसे बड़ा सहारा डेजर्ट इसके नॉर्थ में और सेंट्रल रीजन के अंदर है। सहारा डेजर्ट के ऊपर की तरफ लीबिया डेजर्ट, लीबिया डेजर्ट के बाद यहाँ पे नूबियन डेजर्ट। तो नूबियन डेजर्ट, लीबियन डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, 3 डेजर्ट हमने ऊपर देखे। उसके बाद ये वेस्टर्न डेजर्ट, ये ऊपर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके साथ अगर हम साउथ में आए तो साउथ के अंदर नामीब डेजर्ट हमें याद रखना है। तो नामीब डेजर्ट कहाँ पे, अपना ये अटलांटिक ओशन है, इससे जुड़ा हुआ है। और लेकिन नूबियन डेजर्ट किससे जुड़ा हुआ है, रेड सी से। तो रेड सी के पास है नूबियन डेजर्ट,
और नामीब डेजर्ट किधर है, अटलांटिक ओशन की तरफ है। उसके बाद साउथ में कालाहारी डेजर्ट है हमारा। अगर हम नदियों की बात करें तो आपको 3-4 मुख्य नदी याद रखनी है। नील नदी, ये सेंटर से होते हुए नॉर्थ की तरफ बहेगी और मेडिटेरेनियन ओशन के अंदर गिरेगी। उसके साथ नील नदी की के बाद बात करें तो कोंगो रिवर बेसिन है, तो कोंगो रिवर बेसिन के अंदर कोंगो रिवर है, ये कहाँ पे जाएगी, अटलांटिक ओशन के अंदर गिरेगी। 2 रिवर हमने देखी हैं। उसके बाद जो तीसरी रिवर है ऑरेंज रिवर है, ऑरेंज रिवर बिल्कुल साउथ में है, ये भी अटलांटिक ओशन में जाकर गिरेगी। उसके साथ रिवर लिम्पोपो और रिवर जम्बेजी, ये दोनों कहाँ गिरती हैं, ये अपने इंडियन जो ओशन है, हिंद महासागर है, वहां पे गिरेंगी। तो लिम्पोपो रिवर और जम्बेजी रिवर मोजाम्बिक चैनल जो रीजन है, जो इंडियन ओशन का ये एक्सटेंशन है, इसके अंदर जाके गिरेंगी। ऑरेंज रिवर अटलांटिक ओशन में, कोंगो रिवर अटलांटिक ओशन में गिरेगी। तो ये हमने 1 2 3 4 रिवर ये और एक नाइल रिवर, 5 रिवर हमने देखी। उसके साथ अगर हम इधर बात करें तो जो रिवर नाइजर है, रिवर नाइजर कहाँ गिरती है, अपनी गल्फ ऑफ गियाना के अंदर, गल्फ ऑफ गिनी के अंदर गिरेगी, जो कि अटलांटिक ओशन का ये एक पार्ट मान सकते हैं हम। यहाँ पे लेक चड है, यहाँ पे लेक वोल्टा है। लेक वोल्टा लेक चड आपको याद होनी चाहिए। लेक वोल्टा गल्फ ऑफ गियाना वाले रीजन में, लेक चड सेंट्रल अफ्रीका के रीजन के अंदर, और लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया से कौन सी निकलती है, अपनी नाइल रिवर, नील नदी निकलती है। उसके साथ 3 रिवर और याद, तीन लेक झील आपको और याद रखनी है, लेक मलावी और लेक तंगानिकिया और लेक तुर्काना। तो ये 3 रिवर, 3 जो लेक्स हैं आप ये भी याद रख सकते हैं। उसके साथ अगर प्लेटू की बात करें, पठार की बात करें, तो यहाँ पे साउथ के अंदर सेंट्रल रीजन के अंदर कटंगा प्लेटू, उसके साथ बाई प्लेटू, ये 2 प्लेटू इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जोस प्लेटू है अपना। तो जोस प्लेटू, बाई प्लेटू और कटंगा प्लेटू, आप ये 3 प्लेटू याद रख सकते हैं। प्री के अंदर कई बार पूछ लिया था ये किस रीजन से संबंधित हैं। तो अफ्रीका के बारे में हमने देखा, फिर से रिवाइज करा देता हूँ मैं। एटलस माउंटेन, एटलस माउंटेन के बाद फिर क्या है हमारा, लीबियन डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट, नील नदी, रिवर चड, जोस प्लेटू, रिवर नाइजर, कोंगो रिवर, इथोपियन आइलैंड, लेक तुर्काना, लेक विक्टोरिया, माउंट केनिया, माउंट किलिमंजारो, कटंगा प्लेटू, बाई प्लेटू। उसके बाद अपनी जम्बेजी रिवर, रिवर लिम्पोपो, ऑरेंज रिवर, कालारी डेजर्ट, नामीब डेजर्ट, ड्रेकनबर्ग माउंटेन, ठीक है। और ये इधर है मोजाम्बिक चैनल। तो ये हमें अफ्रीका के अंदर ये मेन लोकेशंस और रिवर और ये सब चीज़ें, फिजिकल जो फीचर्स हैं, ये अपने को याद होने चाहिए। कल हमने रेड सी और गल्फ ऑफ एडन और बाबेल मंडेब को देखा था। यहाँ पे हमने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में देखा था। कल वाला वीडियो शायद अपलोड नहीं हो पाया है, उसको हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो के साथ ऐड करके डाल देंगे। ये मेडिटेरियन सी होगा, ये कैनरी आइलैंड्स, स्पेन का इन पे अधिकार है, तो ये हमने देखा था कैनरी आइलैंड्स। इसके साथ आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। अगर आपका कोई सुझाव है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये एक और मैप दिया गया है। और सबसे पहले दिन हमने देखा था कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उस पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, मकर रेखा और इक्वेटर, तीनों उससे पास होते हैं। माउंट किलिमंजारो के बारे में मैंने बताया कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसके साथ ही आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। हमसे जुड़ने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।